Hello students, welcome to Physics Classroom by Visvesh Jamwar. Feel the physics with ease. आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12th का स्फेरिकल कैपेसिटर देख रहे हैं। जैसा कि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर का दो लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। पहला लेक्चर में कैपेसिटर के बारे में बताए थे क्या है, कैपेसिटेंस का चर्चा हुआ था और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया था Q बराबर CV। दूसरे लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ये थर्ड लेक्चर हमारा देख रहे हैं कैपेसिटर का और वो फर्स्ट टाइम कैपेसिटर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप पहला दो लेक्चर जरूर देखें, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखें, उसके बाद ही थर्ड लेक्चर को पढ़ें, तो फिर पूरी तरह समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर फॉर्मूला निकलेगा लास्ट में, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए पूरे वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, तब इसका फायदा होगा। अगर स्किप करके देखेंगे, छोड़ करके देखेंगे, तो कहीं पर से भी कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो पहले टाइम देख लें आप, आधा घंटा 45 मिनट समय होना चाहिए। कॉपी किताब निकाल लें और इसको पूरी तरह नोट कर लें, स्क्रीन पॉज करके। स्फेरिकल कैपेसिटर का ये जो पूरा नोट्स है, इसको कॉपी पे उतार लें स्क्रीन पॉज करके, ताकि बीच में जब हम किसी चीज को मिटाएं तो आपको कठिनाई ना हो। तो मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं VJ एजुकेशन चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं सारे दोस्तों को जो सीखना चाह रहे हैं। अभी लॉकडाउन के कारण काफी दिनों से बंद चल रहा है इंस्टीट्यूट, और जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं और भी आपके दोस्त वगैरह जानना चाह रहे हैं, तो उनको भी वीडियो रेफर कर सकते हैं। आपका नाम ही लेंगे क्योंकि पूरी तरह उनका क्लियर हो जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ, और एक एक पॉइंट्स पे चर्चा कर रहे हैं, कहीं पर कोई हड़बड़ाहट नहीं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर ये कहा जाए कि सर 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाइए, शॉर्टकट में समझ जाए, तो फिजिक्स है, वो भी क्लास 12th का फिजिक्स है, तो कहीं से कोई कोताही नहीं चलेगा। ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा तो कैपेसिटर चैप्टर खराब लगने लगेगा, और मैं कभी नहीं चाहता हूं कि अपने स्टूडेंट्स को चैप्टर बुरा लगे। तो अच्छा तभी लगेगा जब पूरी गहराई के साथ सारी चीजों को ढंग से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ये पहले लेक्चर में ये क्लियर हो गया था कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज पे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे। कैपेसिटर में क्या होता है, दो कंडक्टर होना चाहिए, एक पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरे पे निगेटिव, लेकिन वो दोनों कंडक्टर कैसे शेप का है, कैसा ज्योमेट्रिकली प्लेसिंग है, उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो क्लास 12th में 3 तरह का कैपेसिटर पढ़ना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहां पर दोनों प्लेट पैरेलल है, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, और तीसरा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो जस्ट अगले लेक्चर में हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का डिस्कशन होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग लेक्चर 2 में देख चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो बैक करके उस वीडियो को देख लें, कैपेसिटर का लेक्चर 2। तो स्फेरिकल कैपेसिटर को पूरी तरह क्लियर आउट कर लेते हैं आज की इस लेक्चर में। तो ध्यान देंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर नाम से ही पता चल रहा है कैपेसिटर में 2 कंडक्टर होना चाहिए, तो यहां पर भी 2 कंडक्टर है। इसको कुछ और क्लेरिफाई कर देते हैं यहां पर, अभी इस चीज को मिटा देते हैं हम ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नोट तो कर लिए होंगे। अब क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 कंडक्टर जो होता है, पहला कंडक्टर और दूसरा कंडक्टर, दोनों कैसे शेप का, ये सर्कुलर नहीं है, ये स्फीयर है, और बाहर से भी एक और स्फीयर। तो 2 कंडक्टर है, ठीक है, 2 कंडक्टर होना चाहिए कैपेसिटर में, 2 कंडक्टर है, पहला भी स्फेरिकल, दूसरा भी स्फेरिकल। तो चूंकि शेप स्फेरिकल है, दैट्स व्हाई दिस कैपेसिटर इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। और कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट पे प्लस, तो एक पे हम एक कंडक्टर पे प्लस दिए हैं, प्लस क्यू, और दूसरे पे उतना ही माइनस, तो दूसरे पे उतना ही माइनस, माइनस क्यू। ठीक है, इनर स्फीयर को हम बी कह रहे हैं, आउटर स्फीयर को यहां पर क्या लिखे हैं, ए लिखे हैं। समझ गए बात को। अब अंदर वाला जो स्फीयर है वो सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं। बाहर वाला जो स्फीयर है वो सॉलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड रहा तब तो वो कनेक्ट हो जाएगा ना, इसलिए बाहर वाला सॉलिड नहीं होना चाहिए। बाहर वाला स्फीयर क्या होना चाहिए, ये जो स्फीयर ये क्या होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए। ठीक है, बाहर वाला जो स्फीयर है वो स्फीयर हॉलो होना चाहिए। ठीक है, अंदर वाला सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। क्लियर है ये बात, वही सब पॉइंट्स यहां पर दिखा दिया है। A spherical capacitor consists of a solid or a hollow spherical conductor। ठीक है, ये सॉलिड या हॉलो स्फीयर है, सराउंडेड बाय अनदर हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। बाहर से जो है वो कैसा स्फेरिकल कंडक्टर है, हॉलो। ठीक है, इनर स्फीयर रेडियस क्या है, R1,
आउटर स्फीयर रेडियस क्या है r2। ठीक है, इस बात को दिमाग में हटा लेंगे। r1 कौन सा इनर वाला, छोटा वाला रेडियस r1 है और बड़ा वाला रेडियस क्या है r2 है। इसलिए कह रहे हैं दिमाग में हटा लेने, क्योंकि लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा r1 r2, तो उसमें ये पता चलना चाहिए r2 जो है वो बड़ा वाला रेडियस है, r1 जो है वो छोटा वाला रेडियस है। ठीक है, इनर स्फीयर हैज चार्ज, अंदर वाला जो स्फीयर है उस पर चार्ज है प्लस क्यू, और बाहर से जो स्फीयर दिख रहा है उस पर चार्ज क्या है माइनस क्यू। वो दिख रहा है यहाँ पर वही चीज है, इनर स्फीयर हैज चार्ज प्लस क्यू, आउटर स्फीयर हैज चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, द फील्ड एट एनी पॉइंट P बिटवीन द स्फीयर इज रेडियली आउटवर्ड। अब क्या का बात हो रहा है, द फील्ड एट एनी पॉइंट P बिटवीन द स्फीयर। अब ये दोनों स्फीयर के बीच में एक पॉइंट हम कौन सा ले लिए P, और उस P पॉइंट पे हम क्या देखना चाह रहे हैं, फील्ड देखना चाह रहे हैं। फील्ड हम देखना चाह रहे हैं किस पर, हम फील्ड देखना चाह रहे हैं कौन से पॉइंट पे, ये जो P पॉइंट है जो दोनों स्फीयर के बीच में, उस पर फील्ड देखना चाह रहे हैं। अब दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फील्ड आप क्यों देखना चाह रहे हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर का लास्ट में क्या देखना है, कैपेसिटेंस देखना है। और कैपेसिटेंस निकालने का टेक्निक क्या है, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या स्फेरिकल कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, तीनों में टेक्निक एक जैसा है। इस बात को नोट कर लेंगे, टेक्निक एक जैसा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब प्रूफ किए थे उसको हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं, याद दिलाते हैं उस चीज को, क्या किए थे उसमें, लेक्चर 2 में पढ़ाई थी ये बात। ठीक है, तो उसमें क्या किए थे, आप कॉपी उलट करके देख सकते हैं, उसको नोट किए होंगे तो कॉपी में लिखा हुआ होगा, तो उसको एक बार मिला लेंगे। हम किए थे ना ऐसा, एक पे प्लस है, दूसरे पे क्या था माइनस, बीच का एक पॉइंट क्या था P, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। दोनों प्लेट्स के बीच का जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो हम V पता कर लिए, V बराबर क्या होता है E इंटू डी। बताई थी ये बात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो उससे क्या पता चल गया V। अच्छा, जब V पता चल गया, क्योंकि फील्ड पता है, D पता है, तो V पता चल गया, तो Q बराबर CV। तो ऐसे में C निकल गया ना, C बराबर क्या होता है, C बराबर Q बाई V। अब Q तो दिया हुआ है, चार्ज तो दिया हुआ रहता है, अब V पता है, V निकल गया है, यहां से V निकल गया है तो C पता चल जाता है। C पता करने के लिए V पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए। अब V पता करने के लिए E पता होना चाहिए, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के बाद, यहां पर भी वही स्टेप है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के बाद V पता चल जाएगा, ये V पता चल जाएगा, और V पता चल जाएगा तो लास्ट में क्या निकल जाएगा, C निकल जाएगा। तो स्टेप यही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का दो मेथड है, एक तो बहुत आसान मेथड, ठीक है, हालांकि यहां पे जो हम टेक्निक यूज किए हैं वो पूरा इलैबोरेट करके हम निकाले, फील्ड पूरी तरह कैलकुलेट करके निकाले। एक डायरेक्ट मेथड भी है इलेक्ट्रिक फील्ड बताने का, डायरेक्ट मेथड को भी सुन लेंगे, ठीक है, जिसमें इसको मिटा दे, नोट तो हो गया होगा, इधर मिटा रहे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। डायरेक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट से जो जानते हैं, जो हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट दरअसल ये है कि अगर मेरे पास कोई एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, उसके आउटसाइड पॉइंट पे अगर फील्ड देखना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पहले चैप्टर में ये बात पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, ठीक है, या गॉस लॉ में भी ये चीज देखे थे कि अगर आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड देखना है तो जस्ट लाइक इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, कहां पे, सेंटर पे, पॉइंट चार्ज सेंटर पे कंसीडर करेंगे, और प्लस के कारण क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, ये दूरी देख लेंगे, जो दूरी है वो r है, तो ऐसे में फील्ड क्या हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड, वो q हो गया बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, कौन से पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे। लेकिन अगर इनसाइड पॉइंट पे अगर फील्ड देखना रहता, कोई मेरे पास चार्ज स्फीयर है, उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड जीरो होता है। किसके अंदर, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, अगर कोई मेटल है दैट मींस वो कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, गॉस लॉ में भी ये चीज पढ़ने का है, और वैसे हम एक बार इधर रिपीट भी कर दिए, वही बात यहां पर भी है। ये जो स्फीयर है इसके लिए ये कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड, और जो दूसरा जो स्फीयर है उसके लिए ये कौन सा पॉइंट है, इनसाइड। तो क्या ये वाला जो स्फीयर है बाहर वाला, उसके कारण P पॉइंट पे फील्ड आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, जीरो होता है।
और ये भी एक कंडक्टर, इसके कारण फील्ड आएगा, हाँ इसके कारण फील्ड आएगा, क्योंकि इसके कारण ये कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट, और आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड आएगा। तो फील्ड सिर्फ किसके कारण आएगा, बी के कारण आएगा पी पॉइंट पे, या ए के कारण आएगा पी पॉइंट पे। किसके कारण आएगा, ए के कारण नहीं आएगा, क्योंकि ए जो है उसके लिए ये इनसाइड पॉइंट, और बी जो है उसके लिए ये आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, तो फील्ड जो है वो ए के कारण नहीं आएगा, ए के कारण नहीं आएगा, और बी के कारण आएगा। और वो भी कैसे आएगा, पूरे चार्ज को हम कहां पे मानेंगे, सेंटर पे। ठीक है, और वो दूरी देखेंगे, दूरी ये वाला कितना है आर, और वो प्लस है, तो प्लस के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड आएगा। और डायरेक्ट वो फील्ड लिख सकते हैं, क्या लिखाएगा डायरेक्ट, अभी अभी जस्ट बता रहे थे डायरेक्ट फील्ड क्या लिखाता है, आउटसाइड पॉइंट पे डायरेक्टली फील्ड क्या लिखाएगा, फील्ड जो लिखाएगा वो फील्ड क्या लिखा जाएगा, ई बराबर नेट फील्ड इस पी पॉइंट पे हो जाएगा क्यू, वो चार्ज क्यू है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये दूरी आर, उस आर का स्क्वायर। डायरेक्ट निकल गया, वही चीज देखो कैलकुलेट करके भी निकालेंगे, वही बात यहां पर लिखे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक यहां पर एक्चुअली अभी जो पॉइंट लिखे थे वो हम पॉइंट क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स, किसका मैग्नीट्यूड, फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा ओनली ऑन द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना दूरी है उस पर डिपेंड करेगा। तो फील्ड निकालने का एक और टेक्निक है, अभी हम डायरेक्ट टेक्निक बताए कि फील्ड तो सीधे बता दिए कि क्या होगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अच्छा, वो फील्ड क्या पे डिपेंड करेगा, सेंटर से जो दूरी r है उस पर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि ज्यादा दूरी पे जाएंगे, r ज्यादा होगा तो फील्ड क्या होगा, कम। वही सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ था कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, वो डिस्टेंस r पे डिपेंड करता है किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम गॉस लॉ से भी कैलकुलेट करते हैं। कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पर, गॉस लॉ लगा करके हम फील्ड को निकाल रहे हैं। ये दूसरा मेथड हो गया, एक तो डायरेक्ट मेथड से भी समझ गए q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, नहीं तो गॉस लॉ मेथड से भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फील्ड अगर पता करना है, मान के चलो फील्ड पता नहीं है, ठीक है, फील्ड पता करना है, इस पी पॉइंट पे हमको क्या पता करना है, फील्ड। तो गॉस लॉ क्या कहता है, जिस पॉइंट पे फील्ड पता करना है वहीं पर से एक कैसा सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस। तो यहां पर से हम एक गॉसियन सरफेस किसको कहते हैं, क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ में ये बात पढ़े है ना, क्लोज्ड सरफेस को हम कैसा सरफेस कहते हैं, गॉसियन सरफेस। ये जो सरफेस हो गया, ये कौन सा सरफेस हो गया, जो क्लोज्ड सरफेस है, ये सरफेस हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है, और इस पर अप्लाई करेंगे क्या, गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। पहले हम गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स बराबर q इनसाइड बाई एप्सिलॉन, यही है कौन सा लॉ, दिस लॉ इज कॉल्ड गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए पहले क्या निकालना होगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स निकाल रहे हैं, देखिए पहले तो ड्रॉ गॉसियन सरफेस फ्रॉम P, उसी P से हम कैसा सरफेस ड्रॉ किए, गॉसियन सरफेस। ठीक है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस स्फीयर, इस स्फीयर से अगर फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स का बेसिक फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट ds। अच्छा, ये सिंबल क्यों यूज होता है, क्योंकि कैसे सरफेस के लिए बात हो रहा है, क्लोज्ड सरफेस। तो ये सिंबल बताता है कि सरफेस क्या है, क्लोज्ड। तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब फील्ड क्या होगा, ये प्लस है, तो प्लस के कारण कहीं पर भी फील्ड देखेंगे वो आउटवर्ड, यहां पर फील्ड आउटवर्ड, यहां पर ये प्लस है, प्लस के कारण फील्ड कहीं पर भी देखेंगे तो आउटवर्ड, यहां पर फील्ड आउटवर्ड, यहां पर फील्ड आउटवर्ड। अच्छा, फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा या सेम होगा, फील्ड दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पे और दूसरा क्या पे, डिस्टेंस पे। तो वही चार्ज उतना ही डिस्टेंस। अच्छा, यहां पर भी अगर फील्ड देख रहे हैं इस पॉइंट पे भी, तो वही चार्ज और ये उतना ही दूरी ना आर होगा, वही ना आर है, क्योंकि कैसा स्फीयर, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, तो आर तो वही है। तो फील्ड का वैल्यू अलग होगा या सेम होगा, फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम। डायरेक्शन भले ही अलग है लेकिन वैल्यू क्या होगा, सेम। ठीक है, यहां पर भी वही चार्ज और उतना ही दूरी आर। ठीक है, वही क्योंकि आर जो होगा वो हर तरफ क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर भी वही ई, 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 तो क्या हो जाएगा। और ऊपर से हमको यहां पर फ्लक्स में एक तो फील्ड है और दूसरा क्या, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है, छोटा सा एरिया, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, पहले छोटा सा एरिया हम यहां पर सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये छोटा सा एरिया हो गया, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिए गए एरिया के आउटवर्ड नॉर्मल। ये डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बताए ना,
एरिया वेक्टर एरिया की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो भी इनवर्ड या आउटवर्ड, क्या होता है, आउटवर्ड। ठीक है, तो आउटवर्ड नॉर्मल हो गया। कहीं पर भी देख लें, यहां पर भी छोटा सा एरिया चूज करेंगे, छोटा सा एरिया, एरिया वेक्टर दिए गए एरिया के परपेंडिकुलर। अब एरिया ऐसा है, वर्टिकल, ठीक है, तो एरिया वेक्टर इस तरह से हो जाएगा। ये कौन सा वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर। तो हर जगह देखेंगे, यहां पर भी देख रहे हैं तो एरिया वेक्टर इस तरह से हो गया। तो कहीं पर भी देख लेंगे, फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम। और जब डायरेक्शन सेम होता है दो वेक्टर के बीच, तो दोनों के बीच एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। लिख दे कैलकुलेशन में, पहला का मैग्नीट्यूड, दूसरा का मैग्नीट्यूड cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, फाई बराबर। अच्छा, फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह अलग अलग है या फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि हमको पता है डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्शन से मतलब नहीं है। पहला का मैग्नीट्यूड, दूसरा का मैग्नीट्यूड cos थीटा, कोई डायरेक्शन नहीं, बस मैग्नीट्यूड देखना है। तो मैग्नीट्यूड तो फील्ड का हर जगह क्या है, सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो कांस्टेंट है वो कहां निकल जाता है, बाहर। ई कहां निकलेगा, बाहर। और इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, ds। cos 0 का वैल्यू क्या है, 1, तो ds इंटू 1 करेंगे, cos 0 का वैल्यू 1, तो ds इंटू 1, तो ds ही हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, फाई बराबर ई। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, किसी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पता है, इसका रेडियस आर है। तो किसी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लिख दिए, तो फ्लक्स आ गया ना, फ्लक्स निकल गया, फाई वही चीज की है। और ये क्या आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं, फ्लक्स निकल गया। एक और चीज देख लेंगे गॉस लॉ लगाने के पहले, फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्स नॉट। तो हमको ये देखना है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज, ये कैसा सरफेस, गॉसियन सरफेस, इसके अंदर वाला चार्ज देखना है, बाहर वाला नहीं देखना है, बाहर वाला नहीं। इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, वही बात है, द चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस स्फीयर इज क्यू। अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो अब गॉस लॉ लगा दें, गॉस लॉ लगा दिए, 10 फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्स नॉट। तो टोटल फ्लक्स इधर आया हुआ है, देख लीजिए, टोटल फ्लक्स आया हुआ है ना, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये फ्लक्स आ चुका है, फ्लक्स निकाल चुके हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स हो गया। और फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्स नॉट। क्यू इनसाइड कितना है, अंदर कितना चार्ज है, क्यू। अभी ना देख रहे थे, इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, क्यू। तो क्यू इनसाइड हो गया क्यू बाई एप्स नॉट। तो इससे ई निकल गया ना, ई बराबर क्या हो गया, 4 पाई, इधर गुना में उधर भाग में गया, देखिए क्यू बाई 4 पाई, इधर भाग में 4 पाई और एप्स नॉट पहले से, और आर स्क्वायर भी गुना में, आर स्क्वायर भी इधर आया तो क्या में आया, भाग में आया। तो ई बराबर आ गया ना, क्यू बाई 4 पाई एप्स नॉट आर स्क्वायर। कितना आसानी से आ गया, गॉस लॉ से भी आ गया आसानी से। और नहीं तो गॉस लॉ नहीं भी सोचे थे तो हम शुरू में ये बात लिख दिए थे कि फील्ड कितना होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्स नॉट आर स्क्वायर। अच्छा, फील्ड पता चल गया, तो भी निकालने का टेक्निक क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, वो क्या पढ़े थे, उस फार्मूला को फिर से यहां पर इस तरह से लिख देते हैं। इस प्रकार हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी, dv बराबर माइनस ई डॉट dr। ऐसा फार्मूला तो हम लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़े थे, बस ग्रेविटेशन में क्या था कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ये ग्रेविटेशनल फील्ड था। और ऐसे भी कैपेसिटर का जो पिछला लेक्चर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके स्टार्ट में भी तो ये फार्मूला इसी तरह से लिखे थे ना, dv बराबर माइनस ई डॉट dr। तो वहीं पर से ना भी निकाले थे। नहीं अगर देखें पिछला वीडियो तो देख लेंगे जाकर के, हालांकि इस वीडियो में भी देख लीजिए क्या हो रहा है। ये फार्मूला पता होना चाहिए, dv बराबर माइनस ई डॉट dr, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। अब हम लोग लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट में पहले लोअर पोटेंशियल वाला, तो लोअर पोटेंशियल किसका है, कौन से स्फीयर का है, बी का है या ए का है। अब इसको तो मिटा देते हैं, ये चीज को हम मिटा दिए। हमको तो ये जो बनाए थे स्ट्रक्चर इस तरीके से, वो क्या पता करने के लिए, ये बनाए थे हम क्या पता करने के लिए, बीच में क्या पता करने के लिए, गॉसियन सरफेस हम किस लिए स्केच किए थे, पी पॉइंट पे क्या पता करने के लिए, फील्ड। फील्ड तो पता चल गया, फील्ड तो पता चल चुका है। फील्ड क्या है, क्यू बाई 4 पाई एप्स नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है यहां पर dv बराबर इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट dr, माइनस यहां पर बाहर निकाल सकते हैं, माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट dr। अब यहां पर लिमिट फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर पोटेंशियल किसका होगा, स्फीयर ए का, स्फीयर ए का, हायर किसका है, बी का, तो बी, तो यहां पर भी लिमिट ए से बी। अब यहां पर आगे अगर लिखेंगे तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन होगा b, और लिमिट हो जाएगा a से b, यहां पर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट dr,
देख लेते हैं इस चीज को। पहले अपर लिमिट क्या हो जाएगा, वीबी माइनस फिर लोअर लिमिट वीए बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अच्छा वीबी को क्या लिखेंगे, बी वाला कौन सा पोटेंशियल था, ये वी प्लस है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, और बाहर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज के कारण कैसा पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल। तो वीबी वाले को हम वी प्लस लिख सकते हैं और वीए वाले को क्या लिख सकते हैं, ए का पोटेंशियल निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल, तो ये हो गया वी माइनस। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, यही चीज क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। उसी चीज को भी लिखते हैं, ये भी हो गया, ठीक है। यही चीज क्या है, भी है, भी बराबर वी प्लस माइनस बी माइनस इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। देखिए वही बात में लिखा हुआ है, v बराबर v प्लस माइनस बी माइनस इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। और लिमिट कहां से कहां, इसमें लिमिट कहां से कहां है, a से b, यहां पर भी a से b लिखा जाएगा, यहां पर भी a से b, वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है a से b। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसमें आगे के स्टेप्स को देखते हैं। अब आगे के स्टेप्स को इसको मिटा देते हैं। आगे का जो स्टेप है हम बारीकी से एक एक चीज दिखा रहे हैं कि कौन सा स्टेप, कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है, ताकि कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या हो गया ये, इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस इधर दिखा दिए, इंटीग्रेशन ए। अब ए जो है पहले फील्ड क्या लिखाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर है, तो पहला का मैग्नीट्यूड माइनस तो है ही है, यहां पर पहला का मैग्नीट्यूड डी आर हो गया, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या हो गया डी आर, और कॉस में कितना। अब यहां पर हम लोग देखेंगे अगर हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर अगर ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट उधर, एक तरह से इधर देखा जाए तो डिस्प्लेस हम उधर की ओर कर रहे हैं, ठीक है, और फील्ड भी उधर की ओर ही है। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, तो कॉस जीरो 1 है तो गुना 1 करेंगे तो वही चीज ना रह जाएगा। तो v बराबर माइनस में इंटीग्रेशन ई डी आर इंटू 1, अब ई डी आर इंटू 1 क्या हो गया ई डी आर, ई का वैल्यू क्या रखाएगा, वही वैल्यू लिखे, वो सीधे ई डी आर, ई का वैल्यू क्या रखा गया, किसका वैल्यू, ई का वैल्यू, ई का वैल्यू कितना, ई निकाले में q बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है, लिखा गया ई, उसके बाद डी आर क्या लिखा गया, डी आर लिखा गया। अब यहां पर गौर कर लेंगे कौन सा चीज कांस्टेंट है, चार्ज तो बदल नहीं रहा है, टोटल चार्ज फिक्स है, 4 पाई एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, तो ये चीज क्या है कांस्टेंट। वैरी करने वाला चीज क्या है आर, आर ही ना बदल रहा है, हम यहां पे पॉइंट चूज किए हैं तब ना ये आर है। हम पॉइंट अगर आगे चूज करते तो क्या वही आर होता, हम वहां पर भी तो फील्ड यहां से लेकर के वहां तक जाएंगे तो मेरा आर वही रहेगा कि आर बदलेगा, आर बदलेगा। तो जो बदलने वाला चीज है वो इंटीग्रेशन के अंदर, और जो कांस्टेंट चीज है वो कहां, बाहर। अच्छा एक और बात, ये तो बाहर हो जाएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन कहां हो गया, माइनस पहले से, अब q बाई 4 पाई एप्सिलॉन कहां निकल गया, बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या बचा, नीचे r का पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो r का पावर -2 और क्या dr। अब चूंकि r ही है तो लिमिट r का लगेगा, तो अब a था ना, लोअर लिमिट में a था, तो a का लिमिट क्या होगा, ये a है ना, बाहर वाला जो स्फीयर है वो क्या है a, तो a का r क्या है, ये वाला r क्या हो जाएगा, जब हम a पे चल जाएंगे, ये स्फीयर a है, जब हम a पे रहेंगे तो वो r का वैल्यू कितना होगा, जब हम a पे रहेंगे तो वो r का वैल्यू क्या है, रेडियस, आउटर स्फीयर का रेडियस r2 है ना, ये r बराबर क्या हो जाएगा r2, ठीक है। तो जहां पे a है यानी उसका r क्या लिखाएगा, r2 लिखाएगा, ठीक है। और जो b है, b वाले का r क्या लिखाएगा, b का r, ये स्मॉल r किसका, b का क्या हो जाएगा, ये r क्या हो जाएगा, r बराबर r1, तो b वाला रेडियस जो r है वो r क्या लिखाएगा, r1, ठीक है। तो b जहां पे उसकी जगह पे r1 और a जहां पे उसकी जगह पे r2, क्योंकि लिमिट जो रखना है वो क्या का रखना है, r का, r मतलब सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। और सेंटर से डिस्टेंस किसका, a का कितना है, सेंटर से a का डिस्टेंस अगर हम चल जाएंगे तो वो क्या है r2, तो जहां पे a है वहां पे r2, और सेंटर से b का डिस्टेंस, क्योंकि हमको डिस्टेंस ही का लिमिट रखना है, तो b का डिस्टेंस क्या है, सेंटर से b का डिस्टेंस क्या है, किसका डिस्टेंस, b का, कहां से, सेंटर से, वो क्या है r1, तो वो चीज क्या है b का डिस्टेंस, क्योंकि हमको डिस्टेंस का लिमिट रखना है तो वो क्या हो गया r1, लिमिट समझ रहे हैं, r2 r1 कैसे लिखा है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन देख ली। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, r का पावर -2 dr, इंटीग्रेशन पता है ना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, पावर में 1 जोड़ते हैं और उसी से क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं।
पावर में एक जोड़ते हैं और उसी से भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, r का पावर -2 + 1 क्या होगा, -1, अब बटा -2 + 1 क्या होगा, -1, तो क्या हो गया, माइनस को हम इधर रहने दिए और 1/r का पावर -1 है तो नीचे जाएगा तो r का पावर +1 हो जाएगा, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, ये माइनस को आगे लिख दिए तो -1/r। वही चीज है, r के पावर -2 dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में 1/r। समझ रहे हैं ना सब कैसे हो रहा है, देख रहे हैं सब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r और लिमिट कहां से कहां, r2 से r1, r2 से r1 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस q/4πε0, ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर लिमिट जब लगाएंगे तो पहले अपर लिमिट r के जगह पे r1 माइनस और फिर 1 इस r के जगह पे r2, लोअर लिमिट रखा गया, लिमिट पहले अपर फिर लोअर, क्या हो गया, क्या निकल के आ रहा है, v बराबर ही ना निकालते जा रहे हैं। ठीक है, तो v बराबर जो आया वो क्या आया, इधर एलसीएम हम क्या ले लेंगे, अगर इधर आगे हम लिख देते हैं इस तरह से q/4πε0 और यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, r1 r2, ये एलसीएम हो गया r1 r2, तो क्या होगा, r1 तो है ही है, r2 नहीं है तो इधर हो जाएगा r2 माइनस और इधर r2 तो है ही, इधर r1 नहीं है तो उधर क्या हो जाएगा r1। क्लियर है, एलसीएम ली तो क्या हो गया ये q और ऊपर में r2 - r1, q r2 - r1 अब बटा 4πε0 r1 r2 बटा में क्या है 4πε0 r1 r2, भी निकल गया। अच्छा भी निकल गया, अब सी निकल जाएगा कैसे, द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला हमें क्या पता है, एक फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, कौन सा, Q = CV, लेक्चर 1 भी बताए थे, इसलिए तो स्टार्ट में बोल दिए, जो बच्चे नहीं देखे हैं लेक्चर 1 और 2 कैपेसिटर का और डायरेक्ट 3 देख रहे हैं तो वो पहले 1 और 2 देख लें तो फिर 3 देखें। लेक्चर 1 में बताए थे Q = CV, तो C क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V, इधर भाग में आ जाएगा, तो C बराबर हमें पता है होता है Q/V, तो Q/V निकाल चुके हैं, Q r2 - r1, Q r2 - r1 बाई 4πε0 r1 r2। अब देखिए अगर हम किसको भाग दे रहे हैं, Q को किससे हम भाग दे दी, Q को क्या से भाग दिए हुए, Q r2 - r1 बाई 4πε0 r1 r2, तो जब गुना करेंगे ठीक है तो 4πε0 r1 r2 कहां जाएगा, ऊपर, 4πε0 r1 r2 ऊपर, अब Q r2 - r1 कहां, नीचे, बस वही चीज है, ये ऊपर चला गया, Q तो है ही है पहले से, और 4πε0 r1 r2 ऊपर चला गया, अब बटा नीचे क्या रह गया, Q r2 - r1, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, Q से Q कैंसिल हो गया तो C आ गया ना, C क्या है, 4πε0 r1 r2 बाई r2 - r1, यही है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस निकल गया किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का। फॉर्मूला क्या आया, लास्टली फॉर्मूला जो आया वो क्या आया, लिख दें, फॉर्मूला क्या आया, याद रखेंगे, फॉर्मूला जो आया वो जो फॉर्मूला आया सी का वो क्या आया, 4πε0 r1 r2 बाई r2 - r1। अब बताइए सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि 4πε0 क्या है, कांस्टेंट है, अब दोनों का रेडियस हमको चाहिए, ठीक है, एक r1 चाहिए और एक r2 चाहिए। तो ये बात बताए थे शुरू में भी कि कैपेसिटेंस का वैल्यू सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, क्या चार्ज पे डिपेंड किया, अब उस पर चार्ज दो या चार्ज नहीं दो, Q तो कट जाता है, Q क्या हो गया, कट गया, तो C का वैल्यू जो होता है वो सिर्फ क्या पे डिपेंड कर रहा है, r1 r2, जैसा रेडियस रहेगा किसका, स्फीयर का, उसी हिसाब से क्या आएगा, कैपेसिटेंस आएगा। क्लियर है ये बात, फॉर्मूला याद रहेगा, 4πε0 r1 r2 4πε0 r1 r2 बाई r2 - r1। हाँ ये याद रखेंगे, r2 कौन सा रेडियस है, बड़ा वाला, r2 देख लें, r2 बड़ा वाला रेडियस था, और r1 कौन सा रेडियस था, छोटा वाला रेडियस, ऐसे भी बड़ा वाला रेडियस में छोटा वाला ही रेडियस घटेगा। क्लियर है। अच्छा इसमें एक और कंसेप्ट का हम बात बता देते हैं, एक और लॉजिक है, यहां पर मिटा दे फॉर्मूला, इसको अभी रहने देते हैं, ये फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है। एक कंसेप्ट और है, सवाल एक और चीज से अराइज होता है, आइसोलेटेड स्फीयर,
आइसोलेटेड स्फीयर। अच्छा, आइसोलेटेड का मीनिंग पता है? आइसोलेटेड मीन्स क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब अलग, अकेला। ठीक है, अभी जैसे हम लोग कैसे घर में आइसोलेशन में, लॉकडाउन में क्या कहा गया कि घर में ही रहें, तो हम लोग आइसोलेटेड हैं, बाहर के मार्केट से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो उसी प्रकार आइसोलेटेड मतलब अलग। तो आइसोलेटेड स्फीयर मतलब, और इसको हम ये कह सकते हैं आइसोलेटेड कैपेसिटर। ठीक है, या फिर स्फीयर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे, स्फीयर ही लिखते हैं। कोई स्फीयर आइसोलेटेड कब होगा? जैसे इनर स्फीयर जो था, जो मेरा कौन से रेडियस का था, R1 रेडियस का था, वो जस्ट का तस वहीं का वहीं। ठीक है, जिस पर चार्ज क्या मौजूद था, प्लस क्यू मौजूद था। ठीक है, आउटर स्फीयर जो यहां पर है, जिसका रेडियस क्या है, आउटर स्फीयर का रेडियस क्या है, R2। तो इफ द आउटर स्फीयर इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, आउटर स्फीयर अगर कहां पे है, ये आउटर स्फीयर यहां पे नहीं है, ये एकदम बहुत दूर, इसको इंफिनिटी पे अगर हम कर देंगे, इंफिनिटी का मतलब एकदम इनफाइनाइट पे अगर हम कर देंगे, ठीक है, तो समझ जाइए कि एकदम इनफाइनाइट पे कितना ज्यादा दूर रहेगा। इनफाइनाइट पे, एकदम इनफाइनाइट पे चला गया, तो दूसरा प्लेट इनफाइनाइट पे चला गया, तो कोई बॉडी, जैसे अगर मेरा एक दोस्त मेरे बगल में खड़ा है, तो क्या हम आइसोलेटेड हैं? नहीं। लेकिन अगर हम अपने दोस्त को काफी दूर, इनफाइनाइट दूरी पे भेज दिए, तो हम अलग हो गए। अलग कैसे होंगे? दूसरे को बहुत दूर भेज देंगे तो अलग हो जाएंगे, वही बात है, दूसरे को बहुत दूर भेज देंगे। दैट इज, कहने का मतलब क्या हो गया, R2 क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, देन वी गेट एन कैसा स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर। तो हमें एक कैसा स्फीयर मिलता है, आइसोलेटेड स्फीयर मिल जाता है। तो द कैपेसिटेंस of isolated sphere can be obtained from the result, ये जो रिजल्ट है यहां पर मेरा, ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट से हम कैपेसिटेंस निकाल देंगे, किसका, आइसोलेटेड स्फीयर का। लेकिन टेकिंग लिमिट R2 कितना, लेकिन हाँ R2 क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट। दूसरा रेडियस जो था वो इनफाइनाइट लेंगे, तब ना आइसोलेटेड स्फीयर का निकलेगा कैपेसिटेंस। C कब निकलेगा आइसोलेटेड स्फीयर का, जब R2 क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट। दूर कर देंगे दूसरा को, तब ना हम कहेंगे कि जो अंदर वाला है वो अकेला हो गया। तो ऐसे में उसका C क्या होगा, C क्या हो जाएगा, C जो हो जाएगा, देख लें, C जो हो जाएगा वो क्या होगा, C बराबर फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 बाई R2 माइनस R1। सिंस R2 क्या है, टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब जब ये बहुत बड़ा है, क्योंकि R2 इज वेरी लार्ज, जब R2 बहुत बड़ा है तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2। ठीक है, बाई, अब R2 चूंकि बहुत बड़ा है, R2 बहुत बड़ा है, तो एक बहुत बड़ा वाली चीज में उतना छोटा को घटाएंगे। 1 करोड़ में अगर 1 को घटा देंगे तो 1 करोड़ ही कहलाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, वही चीज है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। R1 वेरी स्मॉल है ना, R2 बहुत बड़ा है, उतना बड़ा में छोटा को घटाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, वो R2 हो गया। ठीक है, अब माइनस R1 नहीं क्यों लिखे, हम इग्नोर किए, क्योंकि वो बहुत छोटा है ना, बहुत बड़ा में उतना कम घटाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधे R2 लिखा गया। R2 से R2 क्या हो गया, R2 से R2 कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, R2 से R2 कैंसिल, तो C क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन R1। ठीक है, यानी एक सिंगल स्फीयर, अगर मेरे पास कैसा स्फीयर दिया गया है, एक कैसा स्फीयर दिया गया है, अगर हमारे पास एक कैसा स्फीयर, सिंगल स्फीयर, एक सिंगल स्फीयर अगर है जिसका रेडियस R1 है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन R1। If we have a single sphere of radius R, then its capacitance will be, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा,
तो उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर। फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल रहते हैं इससे। बस एक ही स्फीयर रहेगा, उसका रेडियस दे देगा बस। अब बोलेगा कैपेसिटेंस बताओ, तो 4 पाई एप्सिलॉन आर, सीधे फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन आर। कैसा, किसके लिए ये फॉर्मूला आया, कौन सा स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर रहा तो ऐसे में उसका ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। क्लियर। अच्छा, अगर हम चार्ज दे देंगे, इफ इट इज गिवन अ चार्ज Q, अच्छा अगर उसी को हम चार्ज Q दे दिए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V बराबर Q इज इक्वल टू क्या होता है CB, तो V बराबर क्या होगा Q बाई C, तो V बराबर Q बाई C, तो इसलिए V क्या हो जाएगा Q बाई C कितना 4 पाई एप्सिलॉन R। यानी अगर पोटेंशियल पूछा तो पोटेंशियल भी बता देंगे, उसका पोटेंशियल बताओ, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R, Q बस दे दिया जाएगा, कितना चार्ज उसको दिए वो Q बता दो, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन R। ये हो गया क्या का कंसेप्ट, आइसोलेटेड स्फीयर। पूरी तरह क्लियर। अब दोनों अगर रहेगा तो C का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 बाई R2 माइनस R1। तो आइसोलेटेड स्फीयर की कॉन्सेप्ट को भी नोट कर लेंगे, इस चीज को भी नोट कर लेंगे, फार्मूला बिल्कुल नोट कर ले स्क्रीन पॉज करके। तो ठीक है, ये लेक्चर समाप्त हुआ। अब अगला लेक्चर हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। थैंक यू।